अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम रेबीज वायरस कर रहे थे एंड उसकी ट्रांसमिशन करवा दी थी। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पैथोजेनेसिस मेनली ये होता है कि जिस साइड पे बाइट हुआ है वहां पे वायरस जो है सबसे पहले तो रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, जो जहाँ पे बाइट हुई है वहां पे रेप्लिकेट करेगा। वहां पे सेंसरी नर्व्स जो पड़ी हैं उनको इन्वॉल्व करेगा। सेंसरी नर्व्स के एक्सोन से रिट्रोग्रेड जाते हुए ऊपर सीनस तक जाएगा। ठीक है, सपोज ये आपका हैंड है, हैंड पे बाइट हो गया है, हैंड पे किसी डॉग ने बाइट की है आपका। यहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स पड़ी होंगी वहां के उनके जो एक्सॉन्स के थ्रू ऊपर सीएनएस की तरफ, ब्रेन की तरफ आपके पास ये पूरी पूरी जाएगी। इस न्यूरॉन्स के अंदर से ये वायरस मल्टीप्लाई करके जाता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बात ये की है कि जो जिस जगह बाइट हुआ है सबसे पहले वहां पे वायरस ने रेप्लिकेट करना है, अपनी वहां पे अमाउंट अच्छी खासी बनानी है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स से जाते हुए ऊपर सीनस की तरफ जाना है। ठीक है, अब जब ये इस नर्व के तुम से गुजरा होगा, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम से एक्सपोज ही नहीं हुआ क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है ब्लड के थ्रू, ये ब्लड में पहुंचा ही नहीं है। देयर इज नो वायरेमिक स्टेज, इसमें कोई वायरेमिक स्टेज नहीं होती, मतलब कि ये ब्लड में जाता ही नहीं है। ठीक है, तो सर नर्व से जाते जाते सीनस तक पहुंच जाता है। जब ये सीनस में पहुंचता है उसमें ब्रेन पड़ा है और स्पाइनल कॉर्ड पड़ी है। वहां पे जाके जो करता है वो बाद में बताता हूँ, लेकिन उनमें वहां पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। अपना इनकी जो भी इसने काम करना है वो करा के वापस आएगा बॉडी की बाहर वाली जगह, ऑर्गन्स के पास आएगा वापस, वही नर्व्स के थ्रू आते। मेनली ये सीने से जब बाहर आएगा तो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स के पास, जहां पे ये आराम से जाके बैठ जाएगा, मल्टीप्लाई फर्दर मल्टीप्लाई करेगा। और वहां पे जाके हमको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड में जब सलाइवा प्रोड्यूस होगा उसी सलाइवा के थ्रू ये बाहर बॉडी से आगे ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इस इधर आना इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन साइकिल को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे नहीं आएगा तब तक आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये क्या करता है वो बताता हूँ आपको। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स पड़े हैं, सपोज ये ब्रेन है आपका सारा का सारा। ठीक है, ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैंने बनाया है। अब ब्रेन में जो न्यूरॉन्स पड़े हैं, सपोज ये ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, ये वायरस पहुंच चुका है अभी बाहर वाली नर्व्स के थ्रू, इधर तक आ गया है। ये वायरस आया, इसने इसको इन्फेक्ट किया है, इसको इन्फेक्ट किया है, इसको इन्फेक्ट किया है और इसको इन्फेक्ट किया है। अब जो न्यूरॉन्स डैमेज होते जाएंगे वो खत्म होते जाएंगे और यहाँ पे ब्रेन इन्फेक्शन हो जाएगा। उसको कहते हैं एनसेफेलाइटिस। क्या कहते हैं? एनसेफेलाइटिस। मेनली ये इसने कराना है, ब्रेन के इन्फेक्शन को एनसेफेलाइटिस कहते हैं। अब जो न्यूरॉन्स ये डैमेज कर रहा है वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे न्यूरॉन्स को, इनके अंदर ये जो पिंक कलर का मैंने रेड कलर की बॉडी सी बनाई है ना, इसको कहते हैं नाइग्री बॉडीज। इसको निगरी बॉडीज कहते हैं। ये कैसे बनती है कि जो इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके अंदर वायरस जाके इन्फेक्ट किया है और वो न्यूरॉन इन्फेक्ट हो चुका है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह की बॉडीज बन जाती है जो कि बुक में दिखाई हुई है। ये देखो, ये आपका न्यूरॉन है पूरा का पूरा ये, और ये जो ब्लैक कलर की अंदर पड़ी ये निगरी बॉडीज। इस तरह ये जो ब्लैक कलर की हुई है, ब्लैक कलर की, ये नाइग्री बॉडीज है। इंक्लूजन बॉडी होती है इन साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड न्यूरॉन के अंदर। ठीक हो गया? तो पैथोजेनेसिस में यही सारी बात बताइए जो मैंने बता दी है कि इन्फेक्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन को, मूव करेगा एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट टू द सीएनएस के पास, वहां से जब मल्टीप्लाई करेगा इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ट्रेवल डाउन करेगा पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू सैलिवरी ग्लैंड्स के पास एंड वहां पे आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे उसने विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कराता है? एंसेफेलाइटिस कराता है। एंड उसमें आपको पता ही है कि न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, डीमाइलिनेशन होती है एंड न्यूरॉन्स की डेथ होती है। और उसके अंदर इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक बॉडी बनाते हैं जिसको नाइग्री बॉडी कहते हैं, जिस इंपॉर्टेंट है लैब डायग्नोसिस के लिए। जाहिर सी बात है, आपने लेबोरेटरी डायग्नोसिस करनी है, ब्रेन का सैंपल लिया जाएगा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा, तो हमें अगर निगरी बॉडीज न्यूरॉन्स के अंदर मिल रही है तो पता चल जाएगा कि कौन सा इन्फेक्शन है, रेबीज का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग की। क्लिनिकल फाइंडिंग मैं पहले हेडिंग्स के थ्रू बता दूं थोड़ा सा, ये मैंने लिखा है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे पहले आपका होता है कि इन्फेक्शन फैल चुका है, अभी सिम्टम्स नहीं आ रहे। ठीक है, बॉडी के अंदर वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन इन्फेक्शन नहीं आ रहे, सिम्टम्स नहीं आ रहे। अब इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है किस जगह पे बाइट हुआ था। थोड़ा होगा अगर, तो इसका मतलब कि जो हेड के करीब करीब जगह है वहां पे बाइट अगर होती है तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होगा। अगर थोड़ा दूर होता है, सपोज लेग पे आपका बाइट हो गया जो कि हेड से बहुत दूर है, उसको टाइम लगेगा वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा होगा। मेरी बात समझ रही कि इसने सिम्टम्स तभी कॉज करने हैं जब ये ब्रेन तक पहुंचेगा। और अगर आपका हैंड के ऊपर बाइट हुआ है तो वो जल्दी पहुंचेगा तो सिम्टम्स जल्दी आ जाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होगा। और अगर आपका लेग पे, फुट पे, कहीं और दूर थोड़ी जगह पे बाइट हुआ है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा सीनस तक पहुंचने में, उसका इंक्यूबेशन थोड़ा सा लंबा होगा। तो पहले आएगा इंक्यूबेशन पीरियड, जब पेशेंट इस
स्टेज से निकल के आगे आएगा तो पहले प्रोड्रूम आएगा। प्रोड्रूम होता है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स का, जो कि यूजुअली इस डिजीज के रिलेटेड नहीं होते सिम्टम्स, एमी बस नॉर्मल होते हैं, जिसमें फीवर आ जाता है, इसमें आपका फीवर आएगा, इसमें आपका हेडेक आ सकता है, थकावट आ सकती है, माइल्जिया आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया ये होता है कि सेंसेशंस का लॉस नहीं हो जाना, उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना, कम आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, सुइयां चुभ रही हैं या सुन सुन जगह पड़ रही, उसको पैरेस्थीसिया कहते हैं। कि जिस जगह पे बाइट होती है वहां पे चेंज इन द सेंसेशंस हो जाती हैं, जिसको कहते हैं पैरेस्थीसिया। ठीक हो गया, ये होगी दूसरी स्टेज। अब जब पेशेंट इस प्रोड्रोम सिम्टम से निकल जाएगा तो फिर वो जाएगा सही वाली रेबीज की तरफ। अब वो दो तरह की होती है, एक होती है फ्यूरियस फॉर्म, एक होती है डम फॉर्म। जो फ्यूरियस फॉर्म होती है ये 80% केसेस में ये होती है, इसको पैरालिटिक फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरी इसकी है पैरालिटिक रेबीज। फ्यूरियस फॉर्म में बच्चे पता क्या, पेशेंट पागल हो जाता है, एजिटेशन की तरफ जाता है, एजिटेशन होता है बहुत उसको, मतलब कि एंजाइटी अटैक्स आते हैं, एजिटेशन इसमें आती है, इसमें उसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, इसमें वो सीजर झटके लगते हैं, उसको मिर्गी के दौरे पड़ने वाली चीज वाला सिम्टम्स आ जाते हैं। मेनली इसमें होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ये होता है पानी से उसको डर लगता है, वो पानी पीना बिल्कुल छोड़ देता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है, पानी पानी पी ही नहीं सकता और उसकी डेथ हो जाती है। अब ये क्यों होता है, हाइड्रोफोबिया क्यों होता है? क्योंकि उसके जो मसल्स होते हैं, फेरेंजियल मसल्स और स्वाल्विंग के मसल्स होते हैं, उसमें भी स्पैज्म आया होता है, वो इतने अकड़ जाते हैं कि वो उसको मूव ही नहीं कर पा रहा होता, तो इसलिए, और जब मूव करने में उसको स्वेयर पेन होती है, इसलिए वो उसके काम ही उसका खत्म कर लेता है अपनी बॉडी से, उसको यूज ही करना बंद कर देता है, जिसमें जो है वो स्वालिंग रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है, तो पानी का घूंट भी नहीं पी सकता होता। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे फ्यूरियस फॉर्म जिसको एनसेफेलिटिक स्टेज कहते हैं, क्योंकि अगर फ्यूरियस है तो इसका मतलब ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। फ्यूरियस फॉर्म अकर्स इन अबाउट 80% केसेस में, इसमें एजिटेशन होती है, डिलीरियम होता है, सीजर्स होते हैं, एंजाइटी होती है, हाइड्रोफोबिया होता है। दो बातें मैंने यहाँ पे और लिखी है, एरोफोबिया एंड फोटोफोबिया। एरोफोबिया होता है हवा से उसको डर लगता है, उसके ऊपर आप अगर पंखा चला देंगे तो उससे भी उसको अटैक शुरू हो जाएगा रेबीज का, और अगर उसको लाइट डालेंगे उसके ऊपर तो फोटोफोबिया से कहते हैं, फेयर ऑफ लाइट, जिसको रोशनी से भी उसको डर लगेगा, रोशनी से भी उसका अटैक स्वेयर हो जाता है। तो ये तीन चीजें इसमें लाजमी लाजमी होती हैं। हाइड्रोफोबिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी बुक की बात है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, एरोफोबिया एंड फोटोफोबिया, लेकिन ये होता है पेशेंट में। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हाइड्रोफोबिया तक। अब एक है डम स्टेज। डम है पैरालिटिक स्टेज। इसमें ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड मोस्टली अगर इन्वॉल्व हो जाए ना तो ये चीज होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है कि सारे रिफ्लेक्सेस को, मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। तो क्या होता है कि वो बंदा पैरालिसिस की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसमें हमेशा याद रखना असेंडिंग पैरालिसिस होती है। असेंडिंग पैरालिसिस मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है पैरालिसिस। ठीक है, डम फॉर्म के अंदर दी सिम्टम्स, ये ऊपर वाले सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इसमें क्या स्पाइनल कॉर्ड अगर इन्वॉल्व हो जाए तो एसेंडिंग पैरालिसिस होती है। डेथ तो होनी ही होनी है, इस वाली फॉर्म में हो या इस वाली फॉर्म में हो, दोनों स्टेज में इस बंदे ने बचना नहीं होता। रेबीज वाले ने डेथ होनी ही होनी। इसी तरह पोलियो में था, पोलियो में अगर आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते रहते हैं तो बंदा बच जाता है, नहीं तो उसकी भी डेथ ही होती है। ठीक है, बेशक फ्यूरियस फॉर्म में हो आप, बेशक जो डंप्स और पैरालिटिक में हो, डेथ होनी ही है। इसमें हाइड्रोफोबिया की वजह से हो जाएगी, सीजर्स बहुत ज्यादा लगे तो हो जाएगी, इसमें वैसी पैरालिसिस हो जाती है, और जब रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस होगी तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे, तो आपकी फिर डेथ ही होगी। अब लैब डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। लैब डायग्नोसिस में बहुत इजी है, सबसे पहले आपने यही लिखना है कि एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेन इन द माइक्रोस्कोप के अंदर। ब्रेन टिश्यू लो, उसका एग्जामिनेशन कर लो, उसके ऊपर सैंपल के ऊपर पीसीआर स्टेनिंग करो, आपने ग्रोथ देख लेनी है उसके न्यूक्लियर आरएनए की, इस वायरस के। दूसरा, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी करनी है रेबीज वायरस के खिलाफ। ठीक है, ब्रेन सैंपल लिया, उसके ऊपर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग कर ली। तीसरा, हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग करनी है ब्रेन टिश्यू की, और उसके बाद नेगेटिव बॉडीज देख लेनी है। बात समझ आई? तीनों काम ब्रेन टिश्यू सैंपल लेने से ही हो रहे हैं। पहला है ब्रेन टिश्यू सैंपल लो, पीसीआर करो, डीएनए आरएनए पता चल जाता होता है। दूसरा, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग होती है, जहां जहां एंटीजन पड़ा होगा वहां पे एक फ्लोरेसेंस चमक प्रोड्यूस होगी, उसको कहते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग होता है वायरस। तीसरा, हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग है, डिग्री बॉडीज नजर आएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। चौथा, ग्रोथ इन द सेल कल्चर। आपको मैंने पहले बताया था, वायरस लो, उसमें से सैंपल में से उसको आर्टिफिशियल सेल कल्चर बनाओ, उसको तो उसकी ग्रोथ देख लो, ये हो सकता है। पांचवा, आइसोलेशन ऑफ द वायरस फ्रॉम द सोर्स। ये वही बात है कि हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सलाइवा में ले सकते हैं, आपको पता है सलाइवा में सैंपल होता है। स्पाइनल फ्लूइड से ले सकते हैं, ब्रेन टिश्यू से ले सकते हैं। यहाँ यहाँ से सैंपल लेना है, उसकी ग्रोथ करा लेनी है, उसको आइसोलेट कर लेना है। पांचवा ये हो गया। छठा है राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर्स। आपको पता ही है कि एंटीबॉडी टाइटर्स जो है वो अगेंस्ट दैट वायरस बढ़ जाते हैं। बात समझ आ गई? तो ये था आपका सारा का सारा नाम क्या है, रेबीज वायरस। ये टेबल में देख लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं इतना खास। डिजीज ने रेबीज करवानी है,
एनिमल रिजर्वायर आपको मैंने बता दिए थे। मेन क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी 2 फॉर्म, फ्यूरियस फॉर्म एंड डम। वैक्सीन इसकी है, किल्ड वैक्सीन इसकी है, ठीक है। तो अब अगला है इबोला वायरस, दैट इज जस्ट फॉर एमसीक्यूज। इसमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। एमसीक्यूज हैं 3-4 पॉइंट्स एमसीक्यूज में, वो आपको बता देता हूँ जो जो इसमें आते हैं। सबसे पहले अपने इसका टेबल सेम ऑफ रेबीज है सर, फैमिली इसकी है फिलो वायरसेस फैमिली। फिलो का मतलब बच्चा पता क्या होता है, थ्रेड्स लाइक होते हैं। खैर ये बात आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले अपनी टेबल देख लो। बाकी सेम यही इसके जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव पोलैरिटी का सॉरी नेगेटिव पोलैरिटी का है। पॉलीमरेज इसके पास भी है, न्यूक्लिक एसिड हेलिकल है, इन्वेलप इसका भी है। अब हम इबोला वायरस की बात करते हैं कि इसने मेनली कराना क्या है। इबोला हेमरेजिक फीवर, पक्की बात एमसीयूज है। इसने EHF इसको कहते हैं हेमरेजिक फीवर, में फीवर भी होगा और हेमरेजेस आपको आएंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में 2-3 एमसीक्यूज है, वो क्या है वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि फिलो वायरस फैमिली का मेंबर है। फिलो मीन लॉन्ग थ्रेड्स लाइक और इनवेलप्ड वायरसेस, एक ये एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यू, इट इज द लॉन्गेस्ट वायरस, सबसे लंबा वायरस है पूरी वायरोलॉजी में से। इट्स द लॉन्गेस्ट वायरसेस, थाउजेंड्स नैनोमीटर्स का होता है, ये बात। उसके बाद आपने ये एक नीचे लिखा हुआ, ये देखो वायरस उसने बनाया हुआ है, ये थ्रेड है इसका, एक ये फिलामेंट है, एक ये लंबा सारा फिलामेंट है, एक ये लंबा सारा फिलामेंट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है, इसमें वो कहता है कि ई बोला जो शॉर्ट एरो है ना, ये शेफर्ड क्रू का पेरेंट्स भी देते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू आएगा कि विच वायरस जिसकी है, यानी कि शेफर्ड क्रू का पेरेंट्स है। कुछ ई बोला वायरस की ज्यादातर जो है वो लेंथ वाइज लंबे होते हैं, थ्रेड धागे की तरह लंबे लंबे थ्रेड धागे की तरह होते हैं। कुछ जो है वो क्रू लाइक अपेयरेंस होते हैं, शेफर्ड क्रू का अपेयरेंस होती है, ठीक है। जो इस तरह एंड है और हल्का से इस तरह मुड़े हुए होंगे इस साइड से, इस तरह की अपेयरेंस इसको कहते हैं, ठीक हो गया। समरी रेप्लिकेट साइकिल इसकी नहीं करनी, ट्रांसमिशन इसकी बाया ब्लड है और बॉडी फ्लूइड से, बस ये याद कर लो, कुछ भी नहीं करना। पैथोजेनेसिस की नहीं करनी। क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी जस्ट फॉर एमसीक्यूज है, 3-4 पॉइंट एमसीक्यूज में इसमें बताता हूँ क्या क्या आते हैं। सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि 5 to 7 डेज है, लेकिन 21 डेज तक भी जा सकता है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका आने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मेनली सिम्टम्स क्या आएंगे। सबसे पहले वही कंस्टिलेशन ऑफ द प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली, जो बिल्कुल जर्नलिस्ट होते हैं, वो आएंगे। पहले फीवर है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, माइल्जिया, मसल पेन, जॉइंट पेन है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, वोमिटिंग एंड डायरिया, ठीक हो गया। ये चीजें आने के बाद उसके बाद आपकी होती है ब्लीडिंग इनटू द स्किन एंड जीआईटी ट्रैक के अंदर, ये हेमरेजिक वही वाली बात। स्किन में मैंने बताया था जब भी ब्लीडिंग होगी तो स्पॉट्स बनेंगे, और जीएटी में जब भी ब्लीडिंग होगी तो आपकी वॉमिटिंग ऑफ ब्लड आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब पेशेंट इस चीजों में जा रहा होता है ना, तो पेशेंट शॉक में जाएगा और डीएसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन में जाएगा। डीएसी एक चीज है, वो आपने अभी तक मेरा नहीं ख्याल पढ़ी होगी शायद, सेकेंड ईयर में तो कहीं नहीं है, थर्ड ईयर रॉबिन्स में है, आप देख लेंगे। डीएसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन क्या होता है, और पेशेंट जो है शॉक में जाता है, ठीक है। इसकी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, ये आप बस याद कर लें, ये बड़ी लंबी बात हो जाती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि पूरी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ना आपकी जगह जगह क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, मेनली ये बात है, ठीक है। और जब ये काम होता है कि जगह जगह क्लॉट्स बन रहे हैं, आपके सारे प्लेटलेट्स बॉडी यूज कर लेती है और ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स बिल्कुल कम कम हो जाते हैं, तो इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है। और जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, आपको पता है कि प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीड को रोकना, तो इस वजह से हेमरेज होता है। और दूसरा, एपिथेलियल सेल्स की भी डेथ हो रही है। आपको पता है कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स के अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये आपकी कोआगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, अपने फर्स्ट ईयर ब्लड में पढ़ा होगा। और जब ये डैमेज हो जाते हैं तो वेसल फट जाती है और हेमरेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी हल्की सी इंजरी होती है तो आपको पता है कि नीचे से कोलेजन एक्सपोज होता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और प्लेटलेट प्लग बन के इसको रोक दिया जाता है। अगर पूरे पूरे सेल उखड़ है यहाँ से, फिर तो वो प्लेटलेट्स जो प्लग बनता है वो तो इसको डील नहीं कर सकता ना, तो फिर यहाँ से हेमरेज होता है। तो इसमें जो हेमरेज हो रहा है, आपको मैंने जीएटी और स्किन में जो हेमरेज बताया, वो दो वजह से होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट्स की कमी की वजह से, और डेथ ऑफ द एपिथेलियल सेल्स की वजह से हेमरेज होता है। अब ये क्यों होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डीएसी की वजह से। डीएसी में क्या होता है कि पूरी वेसल्स के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जगह जगह क्लॉट्स बन रहे हैं, कोआगुलेशन हो रही है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स और सारे प्लेटलेट्स यूज होते जा रहे हैं, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इसलिए हेमरेज हो रहा है, ठीक हो गया। इसमें लिम्फोपेनिया भी होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट भी इसमें कम हो जाते हैं, ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है। इसमें दो एमसीक्यू पॉइंट है, एक तो ये हेमरेजेस इनटू द स्किन एंड दिस, और दूसरा पॉइंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड लिम्फोपेनिया, ठीक है। बस ये एक एमसीक्यू पॉइंट था, और इसमें से कुछ भी नहीं करना आपने। और ये देख लेना एक टेबल में इसकी जो बात बताई हुई है कि इबोला वायरस में डिजीज है, इबोला हेमरेजिक फीवर है, फ्रूट बैट्स इसकी ट्रांसमिशन है, ब्लीडिंग इनटू स्किन,
जीआईटी ट्रैक ब्रेन के अंदर भी होती है, तो हेडेक होगा और हेमरेज इनटू द ब्रेन होगा, डीएससी होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा एंड लिम्फोपेनिया होगा। और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल आपके पास है। इसकी किल्ड है, इसकी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, ये लाजमी याद होना चाहिए आपको। इसकी किल्ड होती है, इसकी होती है लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। ये एमसीक्यू पॉइंट्स आ जाते होते हैं। वो इसी तरह 4-5 वैक्सीन का नाम लेके दे देता है और बताता है कि इसमें से किल्ड कौन सी है वो बता दो आप, ठीक है, और लाइव अटेनुएटेड कौन सी है वो बता दो आप। तो इस तरह ये चैप्टर था हमारा, इतना इम्पोर्टेंट ओवरऑल चैप्टर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं था। अब पेपर के हवाले से अगर आप पूछें तो इसमें से जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा हमेशा वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रेबीज वायरस ही होगा, यही यूक्यू इसमें से आता होता है। सेकंड प्रायोरिटी पे यूक्यू डेंगू वायरस है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर 100% यही इसमें से आता होता है। बाकी कोई भी इसमें से यूक्यू के लिए वायरस नहीं करने आपने, ठीक है।